आदाब। मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। सबसे पहले मेरी आपसे गुजारिश कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि आपका और हमारा रिश्ता है और मजबूत हो। आज के इस एपिसोड का हमारा मुद्दा है आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आरक्षण और जातीय जनगणना। सबसे पहले हम कोरोना महामारी का जिक्र करना चाह रहे हैं। कोरोना महामारी में जो लॉकडाउन लगा हुआ है उसमें लाखों मजदूर जो रोड पे चल रहा है, पैदल चल रहा है, परेशान है, गाड़ी घोड़ों में जहाँ भी सवार होकर अपने अपने गाँव को पहुँच रहा है, उसकी सेवा कौन कर रहा है? वो है कौन? देखिए, अगर उन मजदूरों की आप देखोगे तो उसमें अधिकतर कौन लोग मिलेंगे? अधिकतर SC, ST और OBC के लोग मिलेंगे, यानी दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोग और अल्पसंख्यक लोग, ये मजदूर तबका मिलेगा। और इस मजदूर तबके की सेवा कौन कर रहा है? जैसी भी जो संगठन सेवा कर रहे हैं, उन संगठनों में क्या जो सेवा का दम भरने वाला आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहीं आपको नज़र आ रहा है? अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन जिस अंदाज में पब्लिसिटी होनी चाहिए आरएसएस की इन सेवा कार्यक्रमों की, क्या वो हो रही है या आरएसएस ऐसी सेवा कहीं कर ही नहीं रहा है? ये एक गंभीर सवाल है। मैं मूल मुद्दे पे आता हूं कि आरएसएस के मुद्दे क्या थे। आरएसएस का मुद्दे कॉमन सिविल कोड, ट्रिपल तलाक, 370 और राम मंदिर। इन मुद्दों के साथ आरएसएस का एक मुद्दा और है, वह आरक्षण का मुद्दा। अगर हम आरएसएस के इतिहास की तरफ जाएं तो 1950 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा जो संविधान बनाया गया था, आप देखिए संविधान बनाने का, संविधान लागू करने का और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का हर मुद्दे का आरएसएस ने तब विरोध किया था। और वो विरोध क्यों किया था कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हर भारत के उस वयस्क नागरिक को वोटिंग पावर दी थी, यानी राजा चुनने का अधिकार दिया था, जो चाहे किसी भी समुदाय का था, चाहे वो दलित था, आदिवासी था, चाहे वो किसी भी पंथ का था, चाहे OBC था या गरीब था, अमीर था, यानी हर इंसान को बाबा साहब ने बराबर कर दिया था और राजा चुनने का अधिकार दिया था। यही बात आरएसएस को चुभ रही थी। आरएसएस को और भी कई चीज़ें चुभ रही थी संविधान के अंदर, और आरएसएस ने इस संविधान का, आरएसएस ने बाबा साहब अम्बेडकर का विरोध किया। लेकिन आरएसएस चूंकि तब मजबूत नहीं था, तो आरएसएस ने क्या है कि कांग्रेस के जरिए ही अपने काम करवाने शुरू किए। और अगर हम आरएसएस के इतिहास में और जाएं तो आरएसएस के जो निर्माता थे डॉक्टर हेडगेवार, वो भी कांग्रेस से ही निकले हुए थे। यानी आरएसएस ने कांग्रेस के जरिए अपने काम करवाने शुरू किए, यानी जो पॉलिसी और प्रोग्राम आरएसएस के थे वो कांग्रेस के जरिए लागू करवाने शुरू किए। अगर आज भी हम देखें तो कहने को सरकार है केंद्र की, वो भारतीय जनता पार्टी की हो सकती है, कहने को जो सरकार है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हो सकती है, लेकिन उसके तमाम नीतियां हैं, उसके कार्यक्रम हैं, वो आरएसएस मुख्यालय में तैयार होते हैं, आरएसएस की लॉबी तैयार करती है। यानी ये सरकार है वो न भारतीय जनता पार्टी की है और न ये सरकार है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, ये सरकार आरएसएस की सरकार है। और आप पिछले 6 साल के इनके सारे नीतियां और कार्यक्रम हैं तो आप देखिए वही काम हो रहे हैं जो आरएसएस चाहता है, जो आरएसएस की पॉलिसी और प्रोग्राम के अंदर शामिल हैं। तो आरएसएस ने कांग्रेस के जरिए अपने काम कराए, यानी आरएसएस के लोग थे वो कांग्रेस में भी बैठे थे। और अगर हम बात 1977 की करें, 77 में जनता पार्टी का शासन था और पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी शासन किसी पार्टी का आया था। उस जनता पार्टी के अंदर तब की आरएसएस की जो पॉलिटिकल विंग थी, राजनीतिक शाखा थी, जनसंघ, वो शामिल थी। और ये सरकार कैसे गिरी? उसमें आप कह सकते हैं कि ये सरकार कांग्रेस ने गिराई, ये सरकार, लेकिन इस सरकार का गिरने का जो मुख्य मुद्दा था वो आरएसएस ही था, वो आरक्षण ही था। और जब OBC को आरक्षण देने के लिए सरकार के अंदर एक कमीशन बनाने की बात हो रही थी और आरएसएस लॉबी पूरा उसका विरोध कर रही थी और उस मुद्दे पे वो सरकार गिरी। हालांकि वो कमीशन बन चुका था और जिसका नाम मंडल कमीशन। और फिर जब जनता पार्टी की सरकार चली गई और कांग्रेस की सरकार आई, यानी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी वापस आई, तो वो मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू नहीं हुई। यानी आरक्षण के मामले में कांग्रेस और आरएसएस हैं, उनकी नीतियां दोनों की बराबर हैं। कांग्रेस भी मंडल कमीशन की सिफारिश लागू नहीं करवाना चाह रही थी और आरएसएस भी इसके खिलाफ था। लेकिन
जब व्यवस्था परिवर्तित होती है 1989 में, और आप इतिहास में जाएं कि 1989 में जनता दल की सरकार का नेतृत्व करते हैं प्रधानमंत्री वीपी सिंह, और 11 महीने की छोटे से कार्यकाल की सरकार में जब मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू होती हैं, जो जनता दल के घोषणा पत्र में शामिल था, और वो जो ही सिफारिशें लागू होती हैं, आरएसएस यानी भारतीय जनता पार्टी का समर्थन था उस वीपी सिंह सरकार को, वो समर्थन वापस ले लिया जाता है और वीपी सिंह की 11 महीने की सरकार को गिरा दिया जाता है। यानी आरएसएस है वो ओबीसी आरक्षण के खिलाफ था। फिर अगर हम बात करें कि ये आरक्षण बढ़ाने की, तो आरक्षण कैसे बढ़ेगा? आरक्षण जाति के आधार पे था तो जाति के आधार पे ही बढ़ेगा, लेकिन आज़ादी के बाद में कभी भी जाति आधारित जनगणना नहीं हुई, खास तौर से ओबीसी की। यानी अभी तक सरकार को ये मालूम नहीं है कि ओबीसी कितना % है, किस राज्य में है, ये आंकड़े, क्योंकि जातीय जनगणना नहीं हुई। SC ST की जरूर जातीय जनगणना हो रही है, लेकिन अगर हम देखें तो SC ST का आरक्षण है वो भी जाति के आंकड़ों के आधार पर नहीं बढ़ाया गया है। तो अब पहली चीज ये है कि क्या आरएसएस जिसके नेतृत्व की सरकार है, आरएसएस जिस सरकार को केंद्र में चला रहा है, वो जातीय जनगणना करवाएगा? लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि नहीं करवाएगा। क्या कांग्रेस जो प्रमुख विपक्षी पार्टी है वो पूरी ताकत से बात कहेगी कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, और जातीय जनगणना होने के बाद ओबीसी है वो अन्य पिछड़ा वर्ग है, उसको उसकी जो संख्या है उस संख्या के आधार पर आरक्षण मिले? क्या ऐसी बात कांग्रेस कहेगी? वो भी नहीं कहेगी। फिर जो SC और ST का आरक्षण है, क्या उनकी जातीय जो संख्या है उनकी जाति के अनुपात में SC और ST का आरक्षण बढ़ाया जाएगा? ऐसी बात न आरएसएस कहेगी, न कहने के लिए तैयार है, और न ही कांग्रेस कहेगी। यानी आरक्षण के मामले में कांग्रेस की आरएसएस की नीतियां हैं एक जैसी हैं। अब आप देखिए कि ये जो आरक्षण है ये कैसे बेअसर होगा। आपको अगर याद हो तो एक बार जोधपुर के कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने कहा था कि हम आरक्षण को ऐसी स्थिति में ला देंगे कि वो होना न होना बेमानी हो जाएगा, यानी उसका कोई महत्व नहीं होगा। और आज वो चीज़ें हो गई हैं, सरकारी वैकेंसियां बहुत कम हो गई हैं, और कोरोना महामारी के बाद में तो ये वैकेंसियां और कम निकलने की संभावना है। तो ये पूरी तरह खुली किताब की तरह हो गया कि अब आरक्षण है वो एक तरह का, जो सरकारी नौकरियाँ कम रहेंगी तो आरक्षण कम हो जाएगा या आरक्षण न होना जैसा हो जाएगा। जहाँ तक निजी क्षेत्र में आरक्षण मांगने की बात थी, तो वो आरक्षण भी इसलिए देने के लिए कोई तैयार नहीं है निजी क्षेत्र में। लेकिन निजी क्षेत्र भी अब कोरोना महामारी के बाद में एक तरह का कमज़ोर हो चुका है, और वहाँ जो आरक्षण की बातें उठ रही थी वो बातें भी एक तरह का उठना, उसमें ज़्यादा दम नहीं रहेगा, क्योंकि सरकार की ऐसी मंशा नहीं है कि निजी क्षेत्र में आरक्षण दिया जाए। अब अगर हम बात करें आरक्षण के ही इश्यू पर, तो सच्चर कमेटी और मिश्रा कमीशन जो यूपीए सरकार ने, मनमोहन सिंह की सरकार ने बनाया था, उसके अंदर अल्पसंख्यकों को आरक्षण देने का प्रावधान किया गया था, और कुछ साल तक अल्पसंख्यकों ने जगह जगह विरोध प्रदर्शन और मांग पत्र दिए थे, रैलियां निकाली थी। लेकिन पिछले 7-8 साल में अगर हम देखें तो सच्चर कमेटी और मिश्रा कमीशन के जरिए जो आरक्षण मांगने वाले थे वो भी खामोश हो गए हैं। यानी आरक्षण की आवाज़ है वो एक तरह से खामोश हो चुकी है, और अगला जो प्रहार होगा आरएसएस का, जो देर सवेर, वो आरक्षण ही आरएसएस का टारगेट होगा। आरक्षण की चाहे समीक्षा हो, चाहे आरक्षण को इसको और कमज़ोर किया जाए, चाहे आरक्षण को समीक्षा के नाम पे इसको घटा दिया जाए, कुछ भी कर दिया जाए, यानी आरएसएस का जो अगला प्रहार है पूरी तरह आरक्षण पे होगा। और आरक्षित वर्ग हैं जिसमें SC ST OBC है, वो उनको अपनी पूरी मांग इस पे केंद्रित रखनी चाहिए कि ये जो जनगणना अभी होगी, जो जब भी हो, हालांकि वो कोरोना महामारी की वजह से जनगणना कुछ डिले हो गई है, लेकिन ये होगी, ये जनगणना है, ये जाति आधारित जनगणना हो, और इसमें जाति का कॉलम शामिल हो, और इसमें ओबीसी की जो जनगणना हो उसके आधार पर ओबीसी का आरक्षण बढ़ाया जाए, और SC और ST का आरक्षण है वो भी उनकी संख्या के आधार पर बढ़ाया जाए। जिस तरह से सरकार ने 10% आरक्षण है वो सामान्य वर्ग के गरीबों को दिया है, अगर उनको 10% दे दिया है तो बाकी की गिनती कैसे? जब आपने उनकी गिनती करवाई है कि 10% है, अगर आपने उनकी गिनती नहीं करवाई है तो आप इनका आरक्षण क्यों नहीं बढ़ा रहे हो? और अगर आप इनका आरक्षण इसलिए नहीं बढ़ा रहे हो कि इनकी संख्या है वो गिनी नहीं गई है, तो इस
जनगणना के अंदर इनकी संख्या गिनी जानी चाहिए, ऐसी मांग है वो आरक्षित वर्ग को करनी चाहिए। आरक्षित वर्ग अगर आरक्षण की रक्षा नहीं करेगा, आरक्षण को बढ़ाने की मांग नहीं करेगा, तो यह आरक्षण होना न होना बराबर हो जाएगा। और हो सकता है कि आरएसएस अपने अगले एजेंडे के तौर पे आरक्षण पे प्रहार करे और आरक्षण की समीक्षा करवाने के लिए अपनी सरकार से कोई डिसीजन ले। इसलिए आज के एपिसोड में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।